डायफ्राम, इसे डायफ्राम क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है दिस सेक्शन, दिस कॉल्ड एज थोरैसिक सेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल सेक्शन, ठीक है। जब ये डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, एंड एयर इनहेल होता है। देखो जब ये डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स जो है ना, लंग्स एक्सपैंड होता है, ठीक है, डायफ्राम नीचे गया, लंग्स एक्सपैंड हो गए, और ये जो एयर होगा, एयर इनहेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब डायफ्राम ऊपर हो जाएगा, लंग्स क्या है, ठीक है, लंग्स हो जाएगी कंट्रैक्ट एंड देन द एयर इज एक्सहेल, ठीक है। होप अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग गुड डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे से जा रहे होंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th. We will cover every possible topic, every possible question in this very video, and after that हम टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, दिस इज द लाइफ प्रोसेसेस, योर फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड्स लाइफ। अगर हम लाइफ को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, सिंपली हम कहेंगे एक ऑर्गेनिज्म में अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एक्सचेंज ऑफ गैस, दीज आर आल्सो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। इतना समझ में आया। देन इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, the life process include activities performed by the different organs to maintain the body, ठीक है। एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक बॉडी को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस हम करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। आपका चैप्टर जो पूरा है इसमें वो कुछ लाइफ प्रोसेस पर शुरू होता है, ठीक है, एंड दिस विल कंक्लूड ऑन योर एक्सक्रीशन पार्ट, ठीक है। इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं बिकॉज हमें ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो पूरा चैप्टर है ना, देखो अगर हम यहाँ पर आपकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे, द होल थिंग विल कंप्लीट योर चैप्टर। न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब है कि आपको फूड कैसे खाना है, ठीक है, इस फूड को हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे, इससे हम एनर्जी कैसे हासिल करेंगे। देन आफ्टर दैट देयर इज द रेस्पिरेशन। इसमें हमें मोस्टली क्यों रेस्पिरेशन चाहिए, बिकॉज ऑफ द we have to form the energy, we have to obtain the energy, ठीक है, from the food we eat, from the nutrition। समझ में आ रही है बात। देन इस एनर्जी को, इस फूड को, इन न्यूट्रिएंट्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। समझ में आ रही है बात। ये ट्रांसपोर्ट आपको प्लांट्स में भी पढ़ना है एंड एनिमल्स में भी पढ़ना है। देन एट लास्ट वी हैव द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जो भी हमने फूड बनाया तो इस फूड को एक तो फूड जो हमने बनाया, एक तो हमने एनर्जी हासिल की, देन आफ्टर द एनर्जी, अलोंग विद एनर्जी हमें क्या मिला, हमें वेस्ट मटेरियल मिला, ठीक है, जैसे यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो उस यूरिक एसिड को हमें बाहर निकालना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। समझ में आ रही है बात। सो अगर हम इनको डिफाइन करेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू कंजप्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। एनर्जी को हासिल करना, फूड को कंजप्ट करने के मतलब फूड को कंजप्शन करना, ठीक है। देन वी हैव द रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू cells for the process of breaking down of organic substance into some simpler compounds is called as respiration। समझ में आ रही है बात। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने फूड आपने कंजप्ट किया, ठीक है, आपने फूड जो बनाया उसको हम, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Then we have the transport. Transportation is the process by which the food oxygen is carried from one organ to the another organ. Simple है। Then excretion, it is the process by which the metabolic waste byproducts are removed from the direct organs and released out from the body, ठीक है। जो भी हमने फूड बनाया उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी हमारे पास आए, ठीक है, उन वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए we have the excretion mechanism। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यूट्रिशन जो है। सो दिस इज द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन।
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करता है, देन इस फूड को फिर यूटिलाइज करता है, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, काम को करने के लिए वी नीड एनर्जी। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रेंट्स। ये जो एनर्जी है इनको कौन सप्लाई करता है? न्यूट्रेंट्स। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। अब ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए वी आल्सो नीड एनर्जी, वी आल्सो नीड रॉ मटेरियल, ठीक है। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रेंट्स, ठीक है। इसीलिए न्यूट्रेंट्स ज़रूरी है ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकि हमें जो हमारे पास ग्रोथ है, मतलब जो ग्रोथ इंसान करता है या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, इसके लिए न्यूट्रेंट ज़रूरी है। डैमेज टिश्यूज़ जो होते हैं इनके लिए भी न्यूट्रेंट ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम न्यूट्रेंट्स को डिफाइन करेंगे, व्हाट आर न्यूट्रेंट्स, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक सिंपल डेफिनेशन, मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मिनरल, मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स, ठीक है। वो वाले मटेरियल्स जो एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं वी कॉल्ड दीज इज न्यूट्रेंट्स। जैसे वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रेंट्स एंड आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रेंट्स। Minerals and the vitamins are required in small amount, hence called as micronutrients. अब हमारे पास एक important topic है, that is the autotrophic and the heterotrophic nutrition. Simple बात है, autotrophic nutrition, it is that type of nutrition in which an organism prepare its own food, ठीक है। खुद ही अपना जो एक ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है तो इसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वी हैव एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट्स एंड द बिलो ग्रीन algae. Then we have heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism takes food from the another organism, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं heterotrophic organism, जिसमें एक organism दूसरे organism पर डिपेंड हो, ठीक है। Other than green plants and below green algae follow heterotrophic mode of nutrition. अब हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें और क्या एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो this is the autotrophic nutrition. Autotrophic organisms are capable to produce organic material from simple inorganic material. They consequently create their own food by but require a source of energy to do this, ठीक है। Photoautotrophs harvest energy from light to produce organic matter, ठीक है। Photoautotrophs वो वाले ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो लाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, ठीक है। कीमोऑटोट्रॉप्स वो वाले होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, केमिकल्स की मदद से अपना फूड बनाते हैं। अब वी हैव द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। We have two types of nutrition, dear students. One is the autotrophs and the heterotrophs is mentioned above. Use simple inorganic substances and either light energy जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और केमिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज फूड, जैसे हमने पढ़ा। ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। समझ में आ रही है बात? दिस इज सिंपल। देन वी हैव अनदर पार्ट दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है बिकॉज आपके एग्जाम में ये अलग से आ सकता है। द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे तो नहीं आता है लेकिन फिर भी कभी कभार पूछा जा सकता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो वाली न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिक मैटर इन अदर ऑर्गेनिजम्स ईदर अलाइव और डेड, ठीक है। अब देखो वी हैव सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर द डिके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाता है। दे डाइजेस्ट डेड मिनरल्स यूजिंग एंजाइम्स एंड दे secrete external, ठीक है। फंगा एंड मेनी बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। पैरासाइट्स में एक तो होस्ट होता है, दूसरा पैरासाइट होता है। जिस ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड होता है उसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म किसी पर डिपेंड होता है उसे पैरासाइट कहते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो है दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, देन होलोजाइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड, ठीक है।
The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow this mode of nutrition. जब एक ऑर्गेनिज्म सिंपल बात ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर जो है ना फूड हासिल करता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे ये करेगा? ये इस ऑर्गेनिज्म पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, ठीक है, और फिर वहाँ से अपना जो है ना फूड हासिल करेगा. देन वी हैव द होलोजाइक न्यूट्रिशन. दिस in this holozoic nutrition the digestion happens inside the body of the organism, that is after the food is ingested. Most of the animals follow this mode of nutrition. देखो holozoic वहाँ पर जो saprophytic nutrition था ना, तो हमने ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले. लेकिन होलोजाइक में क्या होता है, जब फूड इंजेस्ट हम करते हैं उसके बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस है बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है. समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाऊंगा. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे वी हैव द ऑर्गेनिजम्स हियर. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास दो आते हैं. एक तो आता है कीमो ऑटोट्रॉप, एक तो आता है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है. कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल्स नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया, ठीक है. देन फोटो ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स, सम प्रोटिस्टा. अब इस साइड से अगर हम देखेंगे वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास होलोजाइक न्यूट्रिशन है. इसमें हमारे पास मोस्ट एनिमल्स, कार्निवोरस, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्टस. एंड सेप्रोफिटिक्स में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें सम बैक्टीरिया, फंगाई एज वेल. फिर हमारे पास बैक्टीरिया पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं. दिस विल कंक्लूड योर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. Now we have the plant nutrition, that is the photosynthesis, जो आपके इस लाइफ प्रोसेस में एक important topic है. So green plants prepare their food. They make food in the presence of sunlight provide energy. Carbon dioxide and water are the raw materials, and the chloroplast is the site where food is made, ठीक है. अब हम इसमें ये देखेंगे कि एक प्लांट जो है ना अपना फूड कैसे हासिल करता है, ठीक है. अगर एक प्लांट को जो भी उसे चाहिए, ठीक है, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल करना होता है. सबसे पहले एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए. दीज आर द रॉ मटेरियल्स. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल हमारे पास क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वी हैव द वाटर, वी हैव द these two are the raw materials. समझ में आ रही है बात? अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. देखो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सिंपल है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड हासिल करते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. देखो सोलर एनर्जी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सनलाइट आती है उसकी हेल्प से हम फूड बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है. एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड. कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लूकोज होता है. समझ में आ रही है बात? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेनिंग ए पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल. द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझाऊंगा. वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है. देन वी हैव द वाटर दैट विल कम फ्रॉम द रूट्स. समझ में आ रही है बात? देन द सनलाइट फ्रॉम द सन. देन देयर इज आल्सो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट्स. तो लास्ट में क्या बनेगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द ग्लूकोज. समझ में आ रही है बात? एंड ये जो ऑक्सीजन है दिस विल इवॉल्व. समझ में आ रही है बात? और यही ऑक्सीजन को हम फिर इनहेल करते हैं. अब देखो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ समझाऊंगा. देखो वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स, जैसे मैंने आपको बोला वाटर जो होता है ना एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द रूट्स. क्लोरोफिल ट्रैप्स देन. देखो अब इस लाइट को कौन ट्रैप करता है? हाउ इज द लाइट ट्रैप्ड फ्रॉम द
फ्रॉम द लीव्स, बाय द लीव्स, ठीक है। तो लीव्स के पास क्लोरोफिल होता है, उसकी मदद से जो है ना लाइट ट्रैप होती है। समझ में आ रही है बात। और देखो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बचा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर आ जाएगा लीव में? एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव। समझ में आ रही है बात। देन हमें क्या मिलता है एट द एंड? एट द एंड वी हैव द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्टार्च, जो स्टोर रहता है प्लांट्स में, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखो वी हैव द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी आपको बोर नहीं होना है, अभी दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे, सनलाइट जो होता है ना एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक अब हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल क्या है, टूटा हुआ, ठीक है, जो टूटा हुआ है। द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate। देखो और एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है कि यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है by the help of the water, or we can say the hydrogen molecule that is obtained from the splitting of water। समझ में आ रही है बात। ऑक्सीजन is the byproduct of photosynthesis। समझ में आ रही है ये वाली बात। हमें लास्ट पे ऑक्सीजन भी मिलता है जो इवॉल्व होता है। then the splitting of water molecule is a part of light reaction, other step are the part of dark reaction during photosynthesis। ये भी आपको आगे पढ़ना है कि जो रात में रिएक्शन होती है विदाउट द लाइट, उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, एंड द जो लाइट के दौरान रिएक्शन होती है उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट? देखो वाटर कहाँ कहाँ से आता है, सॉइल से आता है, थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट एंड स्टेम, एंड आफ्टर दैट वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल कम फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। समझ में आ रही है ये वाली बात। अब हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू which the solar energy is made available for different living beings। Green plants are the main producers of food in the ecosystem। All other organisms directly or indirectly depend on the green plants for food। Last वाला, the process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air। This will conclude your photosynthesis and the autotrophic nutrition। अगर आपको ये समझ आ रहा है ना, तो इनकी नोट्स भी आप बना सकते हो। इजी से ये नोट्स अच्छे से तैयार किए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल नोट्स हैं। इनको आप नोट्स को, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई कैन गिव यू द पीडीएफ एज वेल। सो अब हमारे पास है दूसरा पार्ट इसका, दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, and in this particular we have the animal nutrition। when an organism takes food from another organism, इसे हम कहते हैं heterotrophic nutrition, जैसे हमने देखा। तो हमारे पास एक इसका एक important टाइप है, that is the saprophytic nutrition। जैसे हमने ये अभी पढ़ा, एक दो बार हमने ये पढ़ा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस बिफोर इंजेक्शन ऑफ द फूड, ठीक है। बॉडी के बाहर ही डाइजेशन होती है, ठीक है। उस पर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं, हम मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस दिखाता है। दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूजुअली सीन इन फंगाई, ठीक है, and some other organisms। The organisms secrete digestive enzymes on the food and then ingested the simple substances, ठीक है। Saprophytes feed on dead materials and thus help in the decomposition dead remains of plants in the animals। देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि which of the nutrition helps in the decomposition of dead remains of plants and animals। तो आपको याद रहना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए कि we have the saprophytic nutrition। अब यहाँ पर आप देखो, we have another term that is the holozoic nutrition।
होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर उस पर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं। एंड वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना, वी हैव 5 स्टेप्स इन इट। पहला वाला जो है ना, इंजेशन का मतलब है इंजेस्ट फूड करना, फिर इसको हम डाइजेस्ट करते हैं, फिर इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, by the help of small intestines. And in small intestines we have the special finger like projections called as villi. Then we have to move these the absorbed part to the various cells, इसे हम assimilation कहते हैं। And at the end we have the egestion. After the formation of the uh, products we need, we also form the products that are harmful to our body, and that these products are to be secreted out, इसे हम secrete करते हैं by the process of egestion, ठीक है। अगर यहाँ पर हम चार्ट देखें जो हमने अभी तक पढ़ा, we have heterotropic nutrition, and heterotropic nutrition में we have holozoic, we have saprotropism, सेप्रोफाइटिज्म भी हम इसे कहते हैं, एंड पैरासिटिज्म भी। इसमें और भी टाइप्स है, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इस चार्ट को आप पढ़ सकते हो एंड इजी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप कैसे इन स्टेप्स को याद रख सकते हो? सबसे पहले इजेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आइडिया, ऐसे आप इसे याद रख, IDAAE, ठीक है। तो इजेशन का मतलब है, इंजेशन का मतलब है कि फूड को हम इनटेक करते हैं, समझ में आ रही है बात? दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन। डाइजेशन का मतलब है जो हमने फूड खाया वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वी कॉल्ड इट इज डाइजेशन। देन वी हैव द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही है बात? देन वी हैव द एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इस प्रोसेस को यूटिलाइज हम करेंगे फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, इट्स कॉल्ड एसिमुलेशन। इसको हम हर एक सेल तक पहुंचाना है, ठीक है, इसे एसिमुलेशन हम कहते हैं। Then we have the egestion, the removal of the undigested food from the body is called egestion. Another topic जो आपके लिए important है, that is the structure of the human digestive system, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले वर्ड स्टार्टिंग विद अवर माउथ। माउथ को भी हम बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। माउथ में हमारे पास क्या होते हैं? टंग होता है, टीथ होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सलिवरी ग्लैंड्स। समझ में आ रही है बात? टंग के पास क्या होते हैं? गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, जो से हम टेस्ट बर्ड्स भी, टेस्ट बर्ड्स के नीचे जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं। टंग क्या होता है? टंग जो है ना हेल्प करती है हमें टर्निंग ऑफ द फूड सो दैट सलाइवा जो है मिक्स अच्छी तरीके से हो जाए। टीथ इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि हम जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपल वन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देन वी हैव द सलाइवरी ग्लैंड, जो है ना सिक्रीट करते हैं सलाइवा दैट इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। सलाइवा जो है ना, सलाइवा क्या होता है, या हम कहेंगे सलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ना वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम कॉल्ड है सलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या काम करता है? ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और इसको कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोस, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना, स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोस। सो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले माउथ होता है, देन वी हैव द ईसोफेगस, देन वी हैव द स्टमक, then we have the pancreas, we have the liver here, we have the bile here, and then we have this small intestine, a large intestine is well. So food जो mouth से हम खाते हैं वो stomach में आ जाता है by the help of esophagus, then into the स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसोफेगस में हमारे पास क्या है? इसोफेगस में हमारे पास एक तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इसोफेगस एक बेग लाइक ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर वॉल्स इसमें होते हैं, तो ये सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन द फूड। एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका स्टोमक का ये भी है। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड स्टोमक एसिडिक। दूसरा जो है ना,
ये एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि इसके पास जो एंजाइम्स है, हमारे पास क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, वी हैव द पेप्सिन इन द स्टमक। तो पेप्सिन, इसीलिए पेप्सिन फिर ये वहाँ पर फंक्शन कर सकता है अगर वहाँ पर एसिडिक नेचर होगा। समझ में आ रही है बात? तो तीन फंक्शन है इसके। एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट करता है जो जर्म्स को किल करता है। दूसरा ये जो HCl है ना, ये एसिडिक मीडियम बनाता है इन द स्टमक सो दैट द पेप्सिन एंजाइम विल एक्ट ऑन द प्रोटीन। समझ में आ रही है बात? और एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा HCl सिक्रीट होता है फिर क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो म्यूकस जो होता है हमारा, वो हमारे वॉल्स को बचाता है फ्रॉम द HCl। अब हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी बोर नहीं होना है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन बट इज लूमेन। देखो बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा होता है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका जो ल्यूमेन है ना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखेंगे ये छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन बहुत बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स है, वी हैव द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। कैसे याद रखोगे, DJI, जस्ट डू इट, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। देन वी हैव द लिवर। लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिवर मैन्युफैक्चर्स बाइल। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब वी हैव द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखो यहाँ पर, और एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जो होता है ना, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के पास क्या होता है, पेनक्रियाज के पास पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो मैंने आपको अभी बोला, बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। This process is called emulsification of fat. After that, the enzyme lipase digests fat into fatty acids and glycerol. ठीक है, इसके बाद lipase फिर उस फैट को फिर से डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाज में एक तो ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है जो अमीनो एसिड्स को बनाता है फ्रॉम द प्रोटीन। समझ में आ रही है बात? कार्बोहाइड्रेट्स are digested into the glucose. The major part of digestion takes place in the duodenum because वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी होता है विलाई का। नो डाइजेशन टेक्स, देखो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें डाइजेशन नहीं होता है। सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम। द इनर वॉल्स इन द ileum is projected into numerous finger-like projections called the villi. Villi increase the surface area, आपके NCERT क्वेश्चन है, inside the lumen, inside the ileum, so that the optimum absorption takes place। ठीक है, सो विलय जो होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन को। इसका ये मतलब है कि जो डाइजेस्टेड फूड है इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, विलाई। देन वी हैव द लास्ट पार्ट दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास एब्जॉर्ब होता है वाटर, याद रखना, उसमें हमारे पास फूड एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे को क्या ना, water absorbed होता है। Undigested food goes into the large intestine. Some water and salt are absorbed by the walls of large intestine. After that, the undigested food goes to the rectum from where it's expelled through the anus। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाया है। देखो फूड है, माउथ में गया, माउथ के बाद बकल कैविटी, देन फेरिंक्स, देन ईसोफेग्स। ईसोफेग्स में पाइलोरिक स्टोमक। ठीक है, पाइलोरिक स्टोमक मतलब पहला जो पार्ट होता है। देन वी हैव द कॉर्डिक स्टोमक। कॉर्डिक स्टोमक मतलब इस साइड जो है ना, हार्ट और नज़दीक होता है। देन दिस विल मूव इनटू द ड्यूडेनम। देन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड द एंस। ड्यूडेनम में हमारे पास बाइल की सिक्रीशन आती है एंड पेनक्रियाज की सिक्रीशन आती है। यहाँ पर एक डक्ट होता है जिसे हम कहते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आ रही है बात? So we'll move on to the next topic, next important topic, that is the respiration। हमने जो फूड खाया, हमने जो फूड एब्जॉर्ब किया, इससे अब हमें एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, अब हमें इससे एनर्जी हासिल करनी है। देखो हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी। समझ में आ रही बात? इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन
एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ रही है बात? अब वी हैव द स्टेप्स इन द रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द पायरुवेट, और उसके बाद जो पायरुवेट होता है या तो इसका फेट डिटरमाइन करता है कि अब इसके आगे इसको क्या बनना है, ठीक है। ये जाके आपको आगे जो आपकी क्लासेस है 11 12 यूजी पीजी में आपको ये पता चलेगा कि ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड में आपको क्या क्या पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? देखो, जैसे वी हैव द ग्लूकोज, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एंड द वी हैव द पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. Further breakdown of pyruvic acid takes place in the mitochondria and the molecules further depend on the type of respiration. देखो pyruvic acid जो होता है ना, इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं into the another product, या ऐसे हम कहेंगे इसको एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। समझ में आ रही है बात? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट the respiration in the presence of the oxygen, ठीक है। in this particular topic the pyruvic acid is converted into the carbon dioxide, ठीक है, energy is released and water molecule is also formed at the end of this process. समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर हमारे पास anaerobic है, this type of respiration happens in the absence of oxygen. पायरुविक एसिड को हम या इथाइल अल्कोहल बनाते हैं या लैक्टिक एसिड बनाते हैं। समझ में आ रही है ये बात? अब देखो, लैक्टिक एसिड किन में बनता है? हमारी मसल सेल्स में बनता है, और जो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये बनता है माइक्रोब्स में, लाइक यीस्ट, लाइक बैक्टीरिया। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो मेन होता है दैट इज द ग्लूकोज, यहाँ पर हमें बनाना होता है, एंड द वाटर and carbon dioxide are the byproducts. समझ में आ रही है बात? Now we will move on to the another topic, that is the flow chart of the respiration. ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है और आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। देखो, वी हैव द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को हम बनाएंगे पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। अब इस पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिला तो हम इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी, ठीक है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, तो या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा इन द मसल सेल्स या इथेनॉल बनाएगा इन द यीस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये मसल सेल्स आप लिखना। देखो यहाँ पर we have the chemical formula C6H12O6, it is the glucose, then we have the carbon oxygen, and यहाँ पर aerobic respiration होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं glycolysis. The formation of the breakdown of glucose we called it is glycolysis. याद रखना, glycolysis क्या होती है? This is the breakdown of the glucose into the carbon dioxide, water and the ATP. यहाँ पर और एक बात आप याद रखो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलती है। 38 ATPs are formed and इसमें 2 ATPs are formed. Now we have the human respiratory system जो आपको पढ़ना है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ठीक है, एंड दैट आर अटैच्ड टू सिस्टम ऑफ ट्यूब्स which open to the outside through the nostrils, ठीक है। अब nostrils क्या होता है? There two nostrils which coverage to form a nasal passage, ठीक है। So nostrils की मदद से हमें nasal passage मिलती है। The inner lining of the nostril is lined by the hairs and remains wet due to mucus secretion. Then we have the pharynx. Pharynx, it's a tube-like structure which continues after the nasal passage. Then we have the larynx. This part comes after the pharynx. This is also called as voice box. ये मत आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है।
अब इम्पॉर्टेंट है फेरिंग्स लैरिंग्स, तो उतना ज़्यादा उसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे वी हैव द ट्रेकिया, इट दिस कंपोज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रेकिया में कार्टिलेज होता है, ठीक है। Cartilage rings prevent the collapse of the trachea in the absence of air. Why the trachea is formed of cartilage? Because these help in the prevention of the collapse of trachea in the absence of air. Then we have the bronchi. A pair of bronchi comes out from the trachea with one bronchus going to each lung. ये पहले तो bronchi होता है, then हम एक को bronchus कहते हैं. Then bronchus will divide into the bronchioles. और लास्ट में वी हैव द सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, वी कॉल्ड दीज इज ईयर सेक्स। समझ में आ रही है बात? ये मैं थोड़ा आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इन्हें हम कहते हैं ईयर सेक्स, जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। अब देखो, दिस इज द नेसल कैविटी, दिस इज द फेरिंक्स, दिस इज द लैरिंक्स, देन दिस इज द ट्रेकिया। समझ में आ रही है बात? दिस इज द ब्रोंकाई, this, and these are the bronchioles. And the end there are the alveoli, where there is the exchange of the gases, where there occurs the exchange of gases. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, ये इसको कौन कंट्रोल करता है? दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। ये इसे कंट्रोल करता है एंड इंटरकोस्टालिस मसल्स, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है दिस सेक्शन, दिस कॉल्ड एज थोरैसिक सेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल सेक्शन, ठीक है। जब ये डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, एंड एयर इनहेल होता है। देखो, जब ये डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स जो है ना, लंग्स एक्सपैंड होता है, ठीक है। डायफ्राम नीचे गया, लंग्स एक्सपैंड हो गए, और ये जो एयर होगा, एयर इनहेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब डायफ्राम ऊपर हो जाएगा, लंग्स क्या है, ठीक है, लंग्स हो जाएगी कंट्रैक्ट, एंड देन द एयर इज एक्सहेल, ठीक है। होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द एक्सक्रीशन, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।